दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं और अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए किसी अच्छे और भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। एपिसोड में आगे हम बताएंगे कि किस तरह से अपनी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए सही और भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर चुने ताकि किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के बाद आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपनी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए बेहतर और भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे चुने। दोस्तों अपनी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए सबसे अच्छे और भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर को कैसे चुने के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम करने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर के काम से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मैं मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम में रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कुछ समय पहले उस हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग का रिपेयर काम शुरू हुआ था। रिपेयर काम करने वाला सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ही दिन काम करने के बाद काम बंद कर दिया था। यानी उस सोसाइटी का रिपेयर काम पूरा होने से पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया था। सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा क्यों किया ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पता चला कि उस सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी ने उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम का 70% पैसा भुगतान के रूप में शुरू में ही कर दिया था। इसलिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने 70% भुगतान लेते ही काम बंद कर दिया। अब दिक्कत उस हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी के सामने पैदा हो गई, क्योंकि पैसा तो हाउसिंग सोसाइटी का है, किसी व्यक्ति का तो नहीं है। इसलिए रिपेयर का काम पूरा नहीं होने पर सोसाइटी वाले इसके बारे में सवाल जरूर करेंगे और इस तरह से सेक्रेटरी, चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी की विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी। अब उस हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी अपनी बिल्डिंग के रिपेयर काम हर हाल में कराने के लिए परेशान है। उन्हें इसके लिए कभी पुलिस, कभी कोर्ट, कभी किसी नेता, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी और कभी तो उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर के आगे ही काम करवाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऐसे कई मामलों के बारे में मैं अपने इलाके में सुन चुका हूं। आप भी अगर अपने इलाके में पता करेंगे तो ऐसे कई मामले आपको भी पता चलेंगे। ऐसे मामलों से पता चलता है कि आपको अपनी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए अच्छे और भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर को ही चुनना चाहिए। सवाल है कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर को कैसे चुने ताकि 70% तक भुगतान करने के बाद काम पूरा करवाने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े। इसके लिए क्या करना चाहिए तो यही हम आगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम संक्षेप में वो 9 काम आपको बता देते हैं जो किसी भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को चुनने से पहले करना चाहिए। पहला काम, पहले तय कर ले कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर से क्या क्या रिपेयर करवाना है, इसको आप लिख लें। दूसरा काम, पहले ही तय कर लें कि रिपेयर काम के दौरान किस ब्रांड का सामान इस्तेमाल करना है, इसको भी आप लिख लें। तीसरा काम जो आपको करना है, रिपेयर काम की एजीएम या एसजीएम से मंजूरी ले लें। चौथा काम जो आपको करना है वह है कि रिपेयर काम के लिए अलग अलग सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन यानी बोली मंगवाएं, किसी एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर निर्भर मत रहें। पांचवा काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पूर्ववर्ती या चल रहे कामों के बारे में पता कीजिए और खुद से जाकर के पता कीजिए, घूम घूम कर पता कीजिए। वहां के चेयरमैन, सेक्रेटरी से बात कीजिए कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है। छठा काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लेबर की सेफ्टी के बारे में पता करें। सातवां काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिखित एग्रीमेंट करें। आठवां काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम के बदले भुगतान का शेड्यूल बनाएं। और 9वां काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के काम पर नजर रखने के लिए एक कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अब हम इन 9 कामों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो करना है वह अपनी हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम या एसजीएम या मैनेजिंग कमेटी में सबके साथ मिलकर यह तय कर लें कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर से क्या क्या रिपेयर काम करवाना है। जो भी सहमति बने उसे कागज पर या कंप्यूटर पर नोट कर लें। इससे जब भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएं तो क्या क्या काम करवाना है यह याद रहेगा और काम को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होगा, न सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ और न ही आपकी हाउसिंग सोसाइटी में अंदरूनी तौर पर। दूसरा काम जो आपको करना है वह रिपेयर काम के दौरान किस ब्रांड का सामान जैसे कि कलर, वाटर प्रूफिंग, सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करना है।
वह भी एजीएम या एसजीएम या मैनेजिंग कमेटी में बैठकर सहमति से तय कर ले। तीसरा काम, चूंकि रिपेयर काम के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है तो रिपेयर काम को एजीएम या एसजीएम में मंजूरी करवा ले। याद रहे, रिपेयर काम को लेकर मैनेजिंग कमेटी में हमेशा चर्चा करते रहें और मैनेजिंग कमेटी मिनट्स में उन चर्चाओं को नोट कर ले। यह आपका तीसरा जरूरी काम है। चौथा काम, अब चौथा काम करना है रिपेयर काम के लिए अलग अलग सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन यानी बोली मंगवाना। सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाने में ही ज्यादातर सेक्रेटरी, चेयरमैन या मैनेजिंग कमेटी धोखा खाते हैं और यहीं पर आप आने वाले धोखे से बच भी सकते हैं। रिपेयर काम के लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाते समय कई बातों पर विचार करना जरूरी होता है, जैसे नजदीक के सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाना है या फिर दूर के सिविल कॉन्ट्रैक्टर से, अखबार में टेंडर या विज्ञापन देकर सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाना है या फिर खुद से सिविल कॉन्ट्रैक्टर का पता लगाकर कोटेशन मंगवाना है। इसके अलावा यह भी सोचना है कि किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जरिए कोटेशन मंगवाना है या फिर सीधे सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाना है, केवल जान पहचान वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाना है या फिर अजनबी सिविल कॉन्ट्रैक्टर से भी कोटेशन मंगवाना है। याद रखिए, मौजूदा हाउसिंग सोसाइटी कानून और उप कानून के मुताबिक ज्यादा पैसों वाले काम के लिए कम से कम 3 कोटेशन तो मंगवाना ही चाहिए। कई सिविल कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की है, उनसे पता चला कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर या अखबार में विज्ञापन के जरिए कोटेशन मंगवाने पर रिपेयर काम का खर्च करीब 25 से 50% तक बढ़ जाता है। कुछ सिविल कॉन्ट्रैक्टर से बात करने पर पता चला कि दूर के सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम देने पर एक तो खर्च बढ़ जाता है और दूसरा उनसे संपर्क करना काफी मुश्किल होता है। मेरे आसपास में कई ऐसी सोसाइटी है जिसने रिपेयर काम के लिए दूर के सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, लेकिन एक तरफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने भुगतान तो पूरा ले लिया मगर काम अधूरा छोड़ दिया और सोसाइटी में किसी के पास इतना समय होता नहीं है कि वह बार बार सिविल कॉन्ट्रैक्टर के दफ्तर जाए या फिर उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना या नेता के यहां उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने के लिए चक्कर लगाए। कुछ लोग जान पहचान वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर का काम देना पसंद करते हैं, लेकिन जान पहचान वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम देना भी खतरे से खाली नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे एक दोस्त एक हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। उस हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन के फ्लैट में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर किराए पर रहता है। उस हाउसिंग सोसाइटी ने चेयरमैन के फ्लैट में किराए पर रह रहे सिविल कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर का काम दिया, जबकि उस सोसाइटी के पास कम पैसे वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर का भी कोटेशन आया था। अब जिस सिविल कॉन्ट्रैक्टर को उस सोसाइटी ने काम का ठेका दिया था उसने काम का 70% भुगतान तो ले लिया है और काम थोड़ा ही किया है। इस बात के 1 साल से अधिक हो गए। वह सिविल कॉन्ट्रैक्टर अब भी उस हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन के फ्लैट में ठाट से किराएदार के रूप में रह रहा है। अब उस हाउसिंग सोसाइटी के लोग उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने के लिए पुलिस और कोर्ट की मदद लेने पर विचार कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो सोसाइटी का खर्च बढ़ेगा और रिपेयर काम पूरा होने में समय भी बर्बाद होगा। तो हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग का रिपेयर काम के लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर चुनते समय इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 5वां काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पूर्ववर्ती या चल रहे कामों का जायजा लेना ठेका देने से पहले। उसका अनुभव, उसकी बैलेंस शीट पता कीजिए। जहां जहां उसने काम किया है वहां जाकर उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर के व्यवहार और काम के बारे में पता कीजिए। आंख बंद करके सिविल कॉन्ट्रैक्टर की गोल गोल बातों में आकर उससे काम का ठेका देने से बचिए। सिविल कॉन्ट्रैक्टर ठेका मिलने से पहले बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिए कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा है उस हाउसिंग सोसाइटी के लोगों से, वहां के चेयरमैन से, वहां के सेक्रेटरी से, वहां की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर से ही पता कर लीजिए कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है। 6ठा काम जो आपको करना है वह सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लेबर की सेफ्टी के बारे में सोचना। आप किसी भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देते समय यह जरूर देख लें कि उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पास जीएसटी नंबर, वर्क परमिट, लेबर का इंश्योरेंस और लेबर के सेफ्टी उपकरण जैसे कि सेफ्टी बेल्ट वगैरह है कि नहीं है। इससे अगर काम के समय लेबर के साथ कुछ भी अनहोनी घटित होता है तो उसकी जिम्मेदारी से सोसाइटी मुक्त रहेगा और सारी जिम्मेदारी उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर रहेगी। 7वां काम जो आपको करना है वह है जिस सिविल कॉन्ट्रैक्टर को आपने रिपेयर काम के लिए चुना है उसके साथ एग्रीमेंट यानी करार करना। ध्यान रहे कि आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर से जो जो काम करवाना चाहते हैं, जिस रेट पर करवाना चाहते हैं, जिस ब्रांड का सामान इस्तेमाल कराना चाहते हैं वह सब एग्रीमेंट में लिखित में होना चाहिए और उस पर दोनों पक्षों यानी हाउसिंग सोसाइटी और सिविल कॉन्ट्रैक्टर का हस्ताक्षर और मुहर होना चाहिए। किसी भी विवाद में सिर्फ यही एग्रीमेंट मान्य होगा। मौखिक रूप से सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, आपने सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कौन कौन सा काम कराने के लिए कहा, यह मान्य नहीं होगा।
अगर सिविल कॉन्ट्रैक्टर चाह लेगा तो। 8वां काम सबसे जरूरी है, यह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम के बदले भुगतान का शेड्यूल बनाना और उसे एग्रीमेंट में जगह देना। सिविल कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी एक बार में पूरा भुगतान या 70% भुगतान या 50% भुगतान मत करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। पहले काम को कई भागों में बांट लीजिए और हर भाग के काम के हिसाब से सिविल कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान कीजिए। सिविल कॉन्ट्रैक्टर कितना भी आपके आगे गिड़गिड़ाए, आप काम के हिसाब से ही भुगतान करें तो अच्छा रहेगा। जैसे बिल्डिंग के रिपेयर काम को 5 भागों में बांट सकते हैं और उसके हिसाब से भुगतान का शेड्यूल बना सकते हैं। ये 5 भाग कौन कौन है आप भी जान लीजिए। पहला, बिल्डिंग के चारों तरफ बांस खड़ा करना। दूसरा, बिल्डिंग की अच्छे से धुलाई करना ताकि बिल्डिंग पर पड़ी धूल और काई हट जाए और बिल्डिंग की दरार पता चलने लग जाए ताकि उसे क्रैक सील से भरा जा सके, या फिर अगर सीमेंट लगाने की जरूरत हो, प्लास्टर करने की जरूरत हो तो प्लास्टर किया जा सके। तीसरा, पूरी बिल्डिंग की दीवार में प्राइमर मारना। चौथा, पहला हाथ दीवार का पेंट करना और 5वां, दूसरा हाथ दीवार में पेंट करना। तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर काम के लिए जितना पैसा देना है उसको इन 5 भागों में बांट लीजिए और जब संबंधित काम पूरा हो जाए तभी उसका भुगतान कीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि काम पूरा होने के बाद भी 10% पैसा सिविल कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल के बाद देने के लिए रखिएगा। और हाँ, कितने दिनों में काम पूरा होना चाहिए, एग्रीमेंट में इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। 9वां काम जो आपको करना है वह है सिविल कॉन्ट्रैक्टर के काम पर नजर रखने के लिए एक कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। उस ग्रुप में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी होना चाहिए। अगर सिविल कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसकी जानकारी तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप में दी जानी चाहिए। कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप में उस हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी जरूर होना चाहिए। उम्मीद है कि इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए बेस्ट और भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर चुनने में कामयाब होंगे और साथ ही उससे बेस्ट काम भी करवा पाएंगे और आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर के धोखे से भी बच जाएंगे। दोस्तों, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आपका फ्लैट तभी तंदुरुस्त रहेगा जब उस सोसाइटी की बिल्डिंग तंदुरुस्त रहेगी। इसलिए बिल्डिंग को तंदुरुस्त रखने के लिए बेस्ट से बेस्ट सिविल कॉन्ट्रैक्टर से रिपेयर का काम करवाएं। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। क्या आपने अपनी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रिपेयर काम के लिए किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा किस आधार पर उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर को आपने चुना है। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।